Hello friends, good morning. I welcome to you my YouTube channel UGC Net Concept. Friends, in the syllabus of UGC Net Political Science, Western political thinkers are very important and we are covering this topic. In this series, today we will cover up Sir Karl Popper and Wilfred Pareto. Today we will cover both thinkers. Before start this lecture, I will request that if you like the videos, please share it, subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification when new video is uploaded on it. So let's start. Sir Karl Popper. Sir Karl Popper was born in 1902 and he died in 1994. He is known for his three important concepts. First is Theory of Falsification, the Logic of Scientific Discovery, 1934. ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है इसकी, आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन क्या होता है, मोटा मोटा सोच समझ लो कि किसी भी कोई थ्योरी होती है, किसी भी जनरल सिस्टम होता है, उसमें से किसी भी एक भी उसमें से गलती निकाल देना उस थ्योरी को रिजेक्शन हो जाता है. तो वो ये कहते हैं किसी भी थ्योरी को यदि सही करना है तो उसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसको डिसअप्रूव कर सके, जो इसको रॉन्ग प्रूव कर सके. नेक्स्ट, हिस्टोरिज्म. इसने ये बुक लिखी थी द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म. इसमें ये कंसेप्ट को समझाया है पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म में. एंड थर्ड, ओपन सोसाइटी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, 1945. ये ओपन सोसाइटी किस सोसाइटी की बात करता है वो भी हम देखेंगे. तो फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है. तो उसने एक मेथड ऑफ इंडक्शन दिया था. मेथड ऑफ इंडक्शन इज बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन. मेथड ऑफ इंडक्शंस क्या होते हैं? मेथड ऑफ इंडक्शंस वो होते हैं जिसके लिए कोई एक यू कैन से कि कोई एक प्रूफ होता है कि है ना, कोई भी आपने कोई थ्योरी बनाई, उसमें आपने एक प्रूफ दिया कि हाँ कि इस चीज़ में ये थ्योरी इसलिए सही है क्योंकि इसका ये एक प्रूफ है. तो किसी भी थ्योरी को इंडक्शन, जो कोई भी थ्योरी इंड्यूस होगी उसके लिए तीन स्टेप होंगे. एक कलेक्शन ऑफ एविडेंस, पहले कोई भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस होगा, थ्योरी ऑफ बिल्डिंग होगी एंड एक वेरिफिकेशन होगी. थ्योरी बिल्डिंग का मतलब होगा वो जनरल सिस्टम के ऊपर अप्लाई होती है कि नहीं होती है, एंड एक लास्ट में वेरीफाई किया जाएगा उस थ्योरी को. ये इंडक्शन मेथड होता है. बट ये कहता है अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर, इंडक्शन इज नॉट ए प्रॉपर मेथड टू बिल्ड थ्योरी और नॉलेज. पर ये मना करते हैं, बोला है कि एक सही तरीका नहीं है. तो ये सही तरीका क्या बताते हैं इसमें? इन्होंने सही तरीका ये बताया कि इवन ए सिंगल काउंटर एग्जाम्पल कैन मेक ए जनरलाइजेशन रॉन्ग. कोई भी अपनी थ्योरी बनाई, आपने उसको जनरल थ्योरी बना दिया कि दिस थ्योरी जनरल एंड वैलिड ऑन ऑल सिचुएशन, बट उसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा आ जाता है जो उस थ्योरी को डिसअप्रूव कर देता है, तो वो थ्योरी रॉन्ग हो जाती है. इसलिए जो मेथड ऑफ जो इंडक्शन है जो वो रॉन्ग है. All scientific knowledge are provisional and they are true as long as not falsified. उन्होंने कहा कि जितनी भी थ्योरियाँ हैं वो सही हैं और वो जब तक सही हैं जब तक कि उनको कोई गलत नहीं ठहराया जाता. जिस दिन भी उन थ्योरियों के सामने कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल आ जाता है दैट डजंट फिट ऑन दिस थ्योरीज, कोई भी अनफिट एग्जाम्पल आ जाता है, तो उस टाइम पे ये थ्योरियाँ गलत हो जाएंगी. इसलिए जो मेथड ऑफ इंडक्शन है कि आप एविडेंस कलेक्ट करो, उसको एक थ्योरी बिल्डिंग कर दो एंड वेरीफाई कर दो लास्ट में, ये गलत तरीका है. तो कंसेप्ट ऑफ नेक्स्ट जो बुक थी उसकी, जो उसने लिखा था, उसका एक अलग कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिज्म. हिस्टोरिज्म में क्या है, ये उसने कहा ये माना जाता है, इट इज़ बिलीफ दैट इट इज़ पॉसिबल टू डिस्कवर लॉ ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. ये लोग मानते हैं कि ये संभव है कि यदि किसी भी हिस्ट्री में जो भी चला आ रहा है, जो भी एक कानून है, जो भी एक रिदम है, जो भी एक हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे हैं, वो आगे के फ्यूचर को हम प्लान कर सकते हैं उसके हिसाब से. यदि हमने देखा कि पहले कि ओल्ड हिस्ट्री के अंदर हम यदि उठा के देखते हैं कि राजा का बेटा राजा बनता रहा, उसका बेटा फिर राजा बन गया, उसका बेटा फिर राजा बन जाता है, इस टाइप में इस कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है. बट यदि आगे कभी ऐसा हुआ कि है ना राजा का कोई संतान ही नहीं हुई और राजा नहीं बन पाया, तो हमने प्रिडिक्ट ये किया था, हमने थ्योरी ये बनाई थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, बट हो सकता है कि राजा
का कोई बेटा ही ना हो तो वो थ्योरी रॉन्ग हो जाती है। ये फिर एग्जाम्पल के लिए था, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि लॉ ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ये माना जाता है कि हम हिस्ट्री को देख के नया कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सच लॉ प्रिडिक्ट फ्यूचर एंड मेक सोशल एंड द पॉलिटिकल प्लान अकॉर्डिंग टू इट। तो हमने इसने बताया कि गलत तरीका है। ही रिजेक्ट द हिस्टोरिज्म को इसने रिजेक्ट कर दिया। He said that we can't know the future and might be predicting future influence in a wrong way. Okay. And third concept है concept of open society। हमें कार्ल पॉपर के तीनों कॉन्सेप्ट याद कर लेने हैं और किस कॉन्सेप्ट को किस बुक में लिखा है, बस उतना ही इस मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी एक बुक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी ये कहता है कि किसी भी सोसाइटी के लिए, अच्छी सोसाइटी की दो रिक्वायरमेंट हैं। फर्स्ट, पीपल आर एबल टू एक्सप्रेस देयर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट, एंड सेकंड, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज करप्ट गवर्नमेंट अगेंस्ट पीपल। कोई भी सोसाइटी अच्छी तभी होगी जब लोग अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं और गवर्नमेंट सुनती है उन बातों को। एंड सेकंड, जब ये संभव हो सके कि कोई भी सरकार करप्ट हो गई तो उसको, यदि लोगों के खिलाफ है तो लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो यदि ऐसा किसी भी सोसाइटी के अंदर है तो वो गुड सोसाइटी है। ये सोसाइटी विच फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड ओपन सोसाइटी। वो ओपन भी हैं और गुड भी हैं। ये सोसाइटी ओपन है। बट हमारी हिस्ट्री के अंदर यदि हम देखें तो कुछ थिंकर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने ओपन सोसाइटी को अच्छा नहीं माना, तो कार्ल पॉपर ने उनको एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोला है, जो कि इसने बुक लिखी थी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। तो किसको कहा? कार्ल पॉपर ने। प्लेटो, हेगल एंड मार्क्स, ये तीन नाम याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हेगल, प्लेटो एंड मार्क्स। तो कार्ल पॉपर ने इनको दीज आर द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोला है, क्योंकि इन्होंने एक टोटलिटेरियन व्यू बनाया है सोसाइटी के बारे में, तो इसलिए इन्होंने इसको एनिमी बोला है ओपन सोसाइटी का। सो अब नेक्स्ट है विल्फ्रेडो पैरेटो क्या है? ये इटालियन इकोनॉमिस्ट हैं। ही इज़ फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलाइट। इन्होंने एक बुक भी लिखते हैं, ये द राइज एंड फॉल ऑफ एलाइट 1991 में। उसमें इन्होंने इस थ्योरी को डिस्कस किया है। इस द बुक द सर्कुलेशन राइज एंड फॉल ऑफ एलाइट्स के अलावा उनके अदर मेजर वर्क हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड माइंड एंड सोसाइटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है इनके हिसाब से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल। लॉजिकल वो होती हैं जिन एक्टिविटीज़ का जो मीन एंड एंड्स आर ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है। मीन्स एंड एंड का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी है जिसका उसका जो एंड है, जो उसका अंत है, जो उसका कंसिक्वेंसेस हैं, वो जिस एक्टिविटी के उसके जो मकसद को हम मतलब मीट करते हैं, और उसके जिस रास्ते से वो जिस प्रोसेस से वो एक्टिविटी हो रही है, दोनों का सेम ही ऑब्जेक्टिव ही होता है। मतलब हम जो भी प्लान करके चलते हैं और वो प्लान लास्ट में मीट हो जाता है, तो लॉजिकल एक्टिविटी होती हैं। नॉन लॉजिकल होती हैं जिनका कोई एंड जिनकी एंड है ना उन किसी भी एक्टिविटीज़ का, उसके मीन से, उसके जो प्रोसेस से कोई मतलब नहीं रखता। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम किसी भी क्लास में या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं हमारा टारगेट के लिए। तो जो हमारा टारगेट है और जो हमारी हार्डवर्क है, वो दोनों ऑब्जेक्टिव मीट हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही है, तो वो लॉजिकल है। नॉन लॉजिकल है कि हम अपने फ्रेंड के साथ घूमने चले गए, हम हॉलीडेज वाले दिन घूमने चले गए, ये नॉन लॉजिकल एक्टिविटी होती हैं जिनका मीन के साथ में एंड का कोई कनेक्शन नहीं होता। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है दिस नॉन लॉजिकल ऑल नॉन लॉजिकल एक्टिविटीज़ के हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कंप्राइजेज ऑफ नॉन लॉजिकल एक्टिविटीज़। उसने नॉन लॉजिकल्स का मतलब है वेयर मीन्स एंड एंड्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव मीट।
तो सोशल एंड जो पॉलिटिकल लाइफ है वो नॉन लॉजिकल बताया गया है, बट ह्यूमन बींग्स ट्राई टू मेक देयर एक्शन रैशनल। टू मेक देयर एक्टिविटीज़ रैशनल दे कंस्ट्रक्ट थ्योरीज। ये उसने बताया है कि है ना सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है ना नॉन लॉजिकल है, बट ह्यूमन बीइंग ट्राई करता है कि उसके काम रैशनल हों, बट इसके लिए अपने कामों को रैशनल दिखाने के लिए वो एक थ्योरीज बनाता है सो दैट कि वो जनरल सिस्टम के लिए काम करें, सब के लिए काम करें। जो थ्योरीज होती हैं उसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक कांस्टेंट एलिमेंट होता है, एक ड्राइव्ड एलिमेंट होता है। जो कांस्टेंट एलिमेंट होते हैं वो रेजिड्यूज बोल जाता है उनको, एंड जो ड्राइव्ड एलिमेंट हैं उनमें डेरिवेशंस होते हैं। जो कांस्टेंट एलिमेंट्स जो रेजिड्यूज होते हैं, वो रेजिड्यूज क्या होते हैं, वो सोसाइटी के जनरल बिलीफ होते हैं। किसी भी थ्योरी के दो पार्ट होते हैं, कोई भी थ्योरी बनेगी ना, एक उसमें एक पुराना एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम को लेकर चलेगा कि ऐसा था, ऐसा बिलीफ ऐसा माना जाता है, और उससे एक ड्राइव ये होगा, कोई चीज़ न्यू ड्राइव निकल के बाहर आएगी, कोई डेरिवेशन होगा कि इससे है ना हमने ये पाया, हमने ये निकाला उसको, और इस चीज़ से इसका मतलब ये भी हो सकता है, डेरिवेशंस होते हैं। तो जो चीज़ चली आ रही है उसको रेजिड्यू बोलते हैं। रेजिड्यू का मतलब होता है वो कांस्टेंट पार्ट है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। जो जब भी नई थ्योरी बनेगी इट विल बी फिक्स्ड। तो जो ये सोसाइटी का जनरल बिलीफ सिस्टम उसको रेजिड्यूज कहा जाता है। इसमें तो कांस्टेंट रेजिड्यूज हैं, इसमें रेजिड्यूज के दो पार्ट हैं, एक क्लास 1 रेजिड्यू एंड क्लास 2 रेजिड्यू। क्लास 1 रेजिड्यूज वो होते हैं जो फिक्स हैं, रेजिड्यू मतलब फिक्स हैं, सोसाइटी के जनरल बिलीफ हैं, फिक्स वो होते हैं। जो क्लास 1 रेजिड्यू हैं, इंस्टिंक्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस, कैपेसिटी टू क्रिएट न्यू थिंग्स एंड एसोसिएटेड विद पर्सनैलिटी ऑफ फोक्स। ये वो बिलीफ सिस्टम हैं जो उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिनके अंदर फोक्स के क्वालिटीज़ जो डेवलप करते हैं, जो फोक्स की क्वालिटी डेवलप करते हैं, एंड वो मौका मिलता है तो वो पावर में आ जाते हैं। क्लास 2 रेजिड्यू वो हैं जो परसिस्टेंस टू एग्रीगेट हैं, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी टू कंजर्व एंड एसोसिएटेड विद ट्रेट ऑफ लायन। ये लायन की तरह काम करते हैं और ये फोर्स का यूज़ करते हैं टू पावर में आने के लिए। जो ये पॉपुलेशन की है, पॉपुलेशन जो हमारी है वो डिवाइडेड है एलाइट और नॉन एलाइट क्लास के अंदर। एलाइट क्लास में क्या है, नॉन गवर्निंग एलाइट एंड गवर्निंग एलाइट, दो पार्ट बन जाते हैं एलाइट में भी। नॉन गवर्निंग एलाइट में वो आते हैं जो जो गवर्निंग एलाइट है, गवर्निंग एलाइट के भी दो पार्ट हैं, फोक्स एंड लायन। जो गवर्निंग एलाइट में फोक्स में वो लोग हैं जो किस चीज़ को बनाने में विश्वास रखते हैं, जो नई चीज़ें बनाते हैं। एंड लायन जो जो फोर्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सिचुएशन फेवर करती है तो वो पावर में आ जाते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल फॉर टुडेज। सो thank you for this lecture. Have a nice day.